26 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल इन ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। जो नया राष्ट्रीयवाद स्टार्ट हुआ, नया राष्ट्रीयवाद समझ में आया ना आपको, जो 1857 के आसपास और तब स्टार्ट हुआ था, बहुत सारा नया राष्ट्रीयवाद जब स्टार्ट हुआ, इसमें से कौन सा इनमें से रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब कौन सा कथन उसके बारे में गलत है। ग्रोथ इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन इंडियन एंड कोलोनियल इंटरेस्ट। लॉर्ड इरविन ये गलती से लिख दिया है, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो लोगों ने समझना स्टार्ट कर दिया था कि भारत के जो इंटरेस्ट हैं और बाहर के कोलोनियल मतलब अंग्रेज, उनके इंटरेस्ट सेम नहीं है ये, और इस वजह से मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। दूसरा, रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स। जो ब्रिटिशर्स रूल करते थे वो बहुत भेदभाव वाली नीति करते थे और उनके अंदर बहुत मतलब रेशियल एरोगेंस था कि भाई हम लोग सुपीरियर हैं इन लोगों से, ठीक है। तीसरा, पॉलिटिकल मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय स्ट्रॉन्ग किंग्स इन इंडिया। भारत में बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग राजा थे जिन्होंने ये मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट्स मतलब अंग्रेजों को हटाने के लिए स्टार्ट किया, उन्होंने मूवमेंट्स को स्टार्ट किया। या प्रेस एंड लिटरेचर स्टार्टेड प्लेइंग एक्टिव रोल इन नेशनल अवेकनिंग। और धीरे धीरे प्रेस और लिटरेचर ने धीरे धीरे एक्टिव रोल अदा करना स्टार्ट कर दिया कि भाई भारत में अब अंग्रेजों का राज सही नहीं है। तो कौन से 3 कारण हैं इनमें से जिनकी वजह से तो मतलब नेशनलिज्म बढ़ा, और एक कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से, मतलब वो कारण है ही नहीं जिसकी वजह से बढ़ा हो। आंसर दीजिए। मैंने सारा ही रिएक्शनरी पॉलिसीज तो थी, उनकी वजह से लोग परेशान हुए और उसकी वजह से मॉडर्न नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, तो बी गलत नहीं हो सकता। नॉट रेस्पॉन्सिबल, सिंपल बात है, इसका आंसर होगा सी। इसमें सोचने की बात ही नहीं है। कौन से उस टाइम पे मतलब बड़े किंग थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब मूवमेंट्स स्टार्ट किए, कोई नहीं बचा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारी एसोसिएशन और लैंडलॉर्ड सोसाइटी किससे रिलेटेड, किसने बनाई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ओके गुड, सबके आंसर लगभग सेम है, वेरी गुड। देवेंद्र नाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। लैंडलॉर्ड सोसाइटीज, लैंड होल्डर सोसाइटीज, ये जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA किसने बनाई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे। बहुत इंपॉर्टेंट थी, कांग्रेस आने से पहले यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। आंसर क्या है इसका? सिंपल है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और दूसरे कौन थे बताओ? चलो, 2 जनों ने मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई थी, दूसरे का नाम बताइए पहले। ओके, आनंद मोहन बोस, ठीक है। 2 जनों ने मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई थी। इंडियन लीग किसने बनाई थी भाई? KT तेलांग, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे। ओके गुड गुड गुड, वेरी गुड। गलत दोगे तो टेंशन नहीं है, मैं बता दूंगा। MG रनाडे ने नहीं बनाई थी भैया, नॉट MG रनाडे, शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी ये इंडियन लीग। 5वां क्वेश्चन, ये आगे महादेव MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे ने इनमें से कौन सी संस्था बनाई थी? मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। गुड, दीक्षा, नेहा, नीतो, अमरदीप, अमोल, वेरी गुड। सुभावती, वैष्णवी, वेरी गुड। आंसर है पूना सार्वजनिक सभा। देखो रनाडे है तो रनाडे मतलब ये थे तो मराठी, ठीक है, तो मराठी में पूना सार्वजनिक सभा इन्होंने खोली, ठीक है। मद्रास और ईस्ट इंडिया तो हट ही जाता है वैसे भी। अब देखिए, दादा भाई नरोजी ने कौन सी संस्था बनाई? मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन,
पूना सार्वजनिक सभा या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? आज भी बताया। अरे भैया मद्रास कैसे बना रहे हो यार, दादा भाई नौरोजी, आप लोग क्लास भी ध्यान से नहीं सुन रहे हो। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आज भी बताया क्लास में, कल 5 बार बता दिया। बाहर रहते थे लंदन में, और लंदन में बना डाली थी इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीर राघवचारी, सुब्रमण्यम अय्यर एंड आनंद चार्लू ने कौन सी संस्था खोली थी? मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा या इंडियन लीग? साउथ के नाम लग रहे हैं तो इतना सोचना नहीं है। आंसर इज मद्रास महाजन सभा। अच्छा क्या बचा, इंडियन लीग किसने बनाई थी? शिशिर कुमार घोष ने। पूना सार्वजनिक सभा किसने बनाई थी? एम जी रनाडे ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने बनाई थी? मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया था कल आप लोगों को, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, ऐसे याद करना, टीएमटी। वेरी गुड। ठीक है, टीएमटी के सरिये आते हैं ना, आप ऐड वगैरह नहीं देखते टीएमटी के सरिये? टीबीटी नहीं, टीएमटी। तैयब जी, मेहता जी और तेलांग जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और के डी तेलांग। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा याद करने के लिए बताया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वाज नॉट कम अंडर वायसरॉय लिटन? लिटन के अंडर में कौन सी इनमें से कौन सी पॉलिसी आई नहीं थी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, आर्म्स एक्ट या अफगान एडवेंचर? अफगान तो आया था भाई, इसने किया था। इल्बर्ट बिल इसके टाइम पे नहीं आया था। इल्बर्ट बिल किसके टाइम पे आया था? रिपन के टाइम पे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नॉट आर्म्स एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, सिर्फ इल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पे आया था। और इसके टाइम पे एक और आया था, 21 साल से 18 साल तक कर दी थी इसने आईसीएस ऑफिसर्स को, मैक्सिमम है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे रिलेटेड है? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी मतलब इल्बर्ट बिल किससे रिलेटेड था? इम्पोजिशन, रेस्ट्रिक्शंस द इंडियंस ऑफ सर्टेन टू कैरी आर्म्स बाय इंडियन, भारतीय अपने हाथों में आर्म्स लेके नहीं रख सकते थे, मतलब एक तरह से आर्म्स मतलब हथियार नहीं रख सकते थे। सेकंड, इम्पोजिशन रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पे रेस्ट्रिक्शंस मतलब लगाने के लिए, मतलब उन पर रोक लगाने के लिए था। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड्स टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस, इस बिल में ये बोला गया था कि इंडियन मजिस्ट्रेट भी यूरोपियन लोगों का ट्रायल ले सकते हैं, मतलब उनके खिलाफ कोई केस होगा तो कर सकते हैं। डी, रिमूवल ऑफ ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कॉटन क्लॉथ, जो कॉटन क्लॉथ बाहर से आता है उस पर ड्यूटी हटाने के लिए। कौन सा होगा सही? ओके वेरी गुड, पूजा, नेहा, नीतू, अमरदीप, सुभारती। एनी अदर? कल बहुत डिटेल में बता दिया उसको। आंसर इज सी, यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने डाल दिया। व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर? डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा केमिकल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एल्काइल सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट? गुड अमरदीप। नॉट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नहीं होता इसमें कभी। आंसर इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आंसर इज सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट होते हैं और वो भी सोडियम के। वो एक नहीं देखा ऐसे पूंछ सी बनी रहती है, Na+ साइड में लास्ट में जुड़ा जुड़ा रहता है, इधर कार्बोनेटिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, सबकी बुक्स में आया हुआ है। ठीक है, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है महाराष्ट्र की? अंजनेरी, सलहर, तारामती, तारामती या काल सुबाई शिखर? जल्दी जल्दी बताओ भाई। आंसर काल सुबाई शिखर बताया हो अभी है। ठीक है, एसएससी का क्वेश्चन है ये भी। कौन से साल में मराठाओं का एम्पायर खत्म हो गया और उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर कर दिया थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद में? कौन सा साल था वो? 1806, 1792, 1811 या 1818? गुड अमरदीप, सुभाती वेरी गुड, नीतू गुड, नेहा गुड। ओके, बताया थर्ड बाजीराव टू था और ब्रिटिशर्स थे। आंसर इज 1818। ठीक है,
विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन लाइन कोस्ट लाइन? कौन से स्टेट की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है? समुद्र से कौन सा सबसे लंबा कनेक्टेड है? सब बताया हुआ ये क्वेश्चन, बताइए। ओडिशा, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है हमारे देश में? ये तो सबको आनी चाहिए चीज़ें, बताया हुआ। नॉट सी, आंसर इज डी, गुजरात। दसिन, दसिन, दसिन इज द ग्रांड फेस्टिवल ऑफ कौन सी कंट्री में सबसे ये फेस्टिवल माना जाता है दसिन? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। दशहरे पे मनाया जाता है। काली माँ ने जब मारा था उसको, किसको, दशासन को, या किसको, एक था ना राक्षस था, उसको मारा था, उसके उपलक्ष्य में एक कंट्री है जिसमें ये मनाया जाता है। तो आप दिमाग ही लगा सकते हो, हिंदू टाइप का फेस्टिवल लग रहा है। दुर्गा, दुर्गा माँ ने मारा था ना, सॉरी, दुर्गा माँ ने मारा था ना, वो एक भाला लेके जिनकी फोटो भी चलती। तो जब जब हिंदू फेस्टिवल है तो इनमें से कौन सी हिंदू कंट्री है तीन चारों में से? इतना तो दिमाग लगाओ। अरे श्रीलंका हिंदू कंट्री है क्या? बांग्लादेश हिंदू कंट्री है? दिमाग लगा रहे हो आप लोग भी यार। श्रीलंका बौद्ध मानते हैं वहां पे ज़्यादातर, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, भूटान पता नहीं उनका तो बौद्ध धर्म मानते हैं इस तरह से। तो एक कंट्री है जो कि हिंदू कंट्री है, नेपाल। बता रहा हूँ कि जब उनका दुर्गा माता ने उनका मारा था उसके उपलक्ष्य में मनाते, तो नेपाल मनाएगा ना, बांग्लादेश मना लेगा क्या उसको? थोड़ा दिमाग तो लगाइए। नेम ऑफ द टिश्यू ऑफ द ट्रांसपोर्ट फूड ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब जो पत्तियां फूड बनाती हैं उसको प्लांट के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने के लिए कौन से इनमें से टिश्यू काम आता है? बार्क, पिथ, फ्लोइम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम, बार्क और पिथ। आंसर इज फ्लोएम, ठीक है, ओके। तो फ्लोएम क्या करता है कि जो पत्तियां फूड बनाती है, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ के दो दो मेन काम होते हैं। एक तो पत्तियां क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस से क्या करती हैं कि फूड बनाती है। तो जो पत्तियां फूड बनाती हैं उसको तो फ्लोएम टिश्यूज पूरे पत्तियां बनाती है, तो जड़ें तो फूड बनाती नहीं है, तो जड़ों तक पहुंचाना, हर स्टेम तक पहुंचाना, उसके तने तक पहुंचाना, ये सब काम कौन करता है? फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है? जड़ों से, जो जड़ होते हैं ना, रूट्स, जाइलम, जड़े जड़े इस तरह से याद रखो। तो जो जाइलम क्या करता है कि पूरा वाटर जो नीचे होता है, क्योंकि वाटर तो ऊपर से नहीं आएगा, एक तरह से पत्तियां तो सोखती नहीं है वाटर को, थोड़ा बहुत सोखती है, पर ज़्यादातर पानी कहाँ से आता है? जड़ों से आता है। हम लोग पानी देते हैं या बरसात का पानी आता है, तो उसको भी पत्तियों तक पहुंचाना होगा। तो उसका काम, वो काम कौन करता है? जाइलम, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ कौन लाता है? फ्लोएम। और नीचे से ऊपर तक पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन आता है? जाइलम। बाहर क्या होता है? सबसे बाहर की जो डेड लेयर होती है ना, आपने देखा होगा, वो सब पेड़ों की चारों तरफ, वो बार्क चारों तरफ जो सबसे पहली लेयर आपको दिखती है, जो गिरती रहती है, झड़ती रहती है, उसको बार्क बोलते हैं। पिथ, जब आप लकड़ी को पूरा काटोगे, पूरा का पूरा काटोगे, तो आप देखोगे कि बीच में, सबसे बीच में एक बहुत हार्ड पार्ट होता है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, सबसे हार्ड वही होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पिथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म डॉल्फिन किक कौन से स्पोर्ट से कनेक्टेड है? कौन से स्पोर्ट में डॉल्फिन किक, कौन से स्पोर्ट्स में एक कला है? क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, स्विमिंग। फुटबॉल में डॉल्फिन किक, किक सुन के आप लोग डॉल्फिन किक कर दिए हैं। डॉल्फिन क्या होती है? मछली होती है। मछली की किक, कौन सी मछली वाली किक कौन से स्पोर्ट में हो सकती है? रग्बी में। कैसे हो सकती है? मछली सोचो ना, मछली कहाँ पे हो सकती है? स्विमिंग। स्विमिंग में जैसे डॉल्फिन किक मार के और फास्ट रन करती है, उसी तरह से उसी को डॉल्फिन किक बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा स्विमिंग, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का क्विज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं एग्जैक्ट टाइम पे, ठीक है। थैंक यू।